हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। गणित का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। अगर आपकी समझ में नंबर सिस्टम बढ़िया से आ जाता है तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है कि नंबर सिस्टम से जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो इसी टॉपिक से मिलकर बने हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम में अगर बात करी जाए कि प्रश्न आते कहाँ से, तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम में अगर प्रश्न कहीं से बने हैं तो नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं जब आपसे पूछता है इकाई अंक क्या है या विभक्ति के नियम से। और तो विभक्ति के नियम देखो, सबसे पहला काम क्या है कि नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में ये पता होनी चाहिए संख्याएं कैसी होती हैं। तो आज हम यहाँ जानेंगे संख्याएं क्या हैं और संख्याओं से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। और दूसरा विभक्ति के नियम। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि अगर आपको विभक्ति के कोई भी, चाहे वो संख्या पद्धति का प्रश्न हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हो, अगर प्रश्न को डायरेक्ट करना है तो आपको विभक्ति के नियम बढ़िया से आने चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक से नंबर सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, पर विभक्ति के नियम से आप प्रश्न को मौखिक कर पाते हैं। तो इसीलिए हम आज देखेंगे एक चैप्टर टॉपिक लगाएंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में भी जानेंगे हम संख्या कितने प्रकार की होती हैं। देखो, संख्याएं होती हैं, सबसे पहले अगर संख्या की बात करी जाए तो संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक संख्या, एक जटिल संख्या। वास्तविक संख्या में जो प्रश्न बनते हैं वो हमारे अंकगणित में बनते हैं। जटिल संख्या जिनमें हम अचर यानी कि चर पद लेके चलें, जैसे आपने देखा होगा 3x। यहाँ x की वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे मैं आपसे कहूँ 3 + i, यहाँ i की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये सब चर पद में आ जाते हैं। ये है हमारी जटिल संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम केवल संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे संख्याएं क्या हैं। अब देखो, जैसे कि हमारा ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में है कि संख्याएं हैं कैसी या कितनी प्रकार की हैं। जैसे अगर बात करी जाए, यहाँ सबसे पहले है जातीय मान। किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है। तो देखो, जातीय मान के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी भी नंबर की जाति कभी नहीं बदलती है। अगर 5 है तो उसकी जाति 5 ही रहेगी, चाहे वो किसी भी संख्या में लिखा हो। अगर 2 है तो वो 2 ही रहने वाला है। तो देखो, इसने परिभाषा में बताया कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही मान रहता है जो उसका अपना मान है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर लिखा हो। जैसे अगर आपके सामने ये संख्या लिखी है 24,356 और मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 का जातीय मान क्या है, यानी कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो याद रखना फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है। फेस वैल्यू हमेशा एक समान रहती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 4 की 4 रहेगी। मैं आपसे कहूँ 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की 5 रहेगी। मैं आपसे पूछूं 6 की फेस वैल्यू यानी कि 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 रहने वाला है। यानी कि संख्या कोई भी लिखी हो, अगर उसके जातीय मान की बात हुई है तो जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। जो जातीय मान है वो वही संख्या रहेगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं यहां 52791। मैं आपसे पूछूं इसमें 7 का जातीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 7 का जातीय मान 7 ही होगा। मैं आपसे पूछूं 2 का जातीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। यानी कि किसी भी संख्या का जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है। तो जातीय मान के लिए सीधा सीधा फेस वैल्यू के लिए याद रखेंगे, हमेशा फेस वैल्यू संख्या का मान ही हमेशा उस संख्या की फेस वैल्यू कहलाता है। अब आते हैं बात स्थानीय मान पे। देखो, स्थानीय मान, यहां से प्रश्न कभी कभार डायरेक्ट आ जाते हैं, दोनों को कंबाइन करके भी पूछ लेता है। देखो, स्थानीय मान है मतलब प्लेस वैल्यू। अब प्लेस से आप समझ गए होगे, प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब आप समझ गए होगे कि यहां से अगर प्रश्न बना है प्लेस वैल्यू से, तो ये कह रहा है किसी संख्या में किसी अंक का यह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि संख्या लिखिए 86,315 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो, जब संख्या के, देखो एक क्लियर सा लॉजिक है कि जब संख्या को हमने जब भी पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से पढ़ा है ना, तो बस इसी तरीके से बताना है। जैसे मैं आपसे कहूं इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, दूसरा मैं आपसे कहूं इसमें 1 का स्थानीय मान क्या है, मैं आपसे कहूं इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, मैं आपसे कहूं इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, या मैं आपसे कहूं इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है। तो देखो, 5 जो है वो इकाई नंबर पे यानी कि यूनिट डिजिट पे है, और अगर 5 यूनिट पे है तो इसका मतलब 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा।
मैं आपसे पूछ एक का स्थानीय मान क्या है, तो जब आप स्थानीय मान निकालते हैं तो उसके आगे जो भी संख्या बनी होती है उसे आप 0 कर दें, तो ये 10 हो गया। मैं आपसे पूछूं 3 का स्थानीय मान, तो 3 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो। मैं आपसे पूछूं 6 के बाद कितने अंक है, 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दो। 8 के बाद 4 हैं तो 1 2 3 और 4 0। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक संख्या लिखी मैंने 75289, मैं आपसे पूछूं इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 के आगे 2 0 लगा दो। ठीक है ना, क्लियर है। जब भी यहां से प्रश्न आएगा स्थानीय मान से, तो याद रखना स्थानीय मान का मतलब सीधा सीधा होना है कि स्थानीय मान संख्या का वह मान होता है जो संख्या में दिए गए अंक की स्थिति को दर्शाता है। जो संख्या में अंक दिया गया है उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति को दर्शाता है। देखो कभी कभार प्रश्न यहां से ही आ जाते हैं, जैसे मैं आपसे यहां से पूछता हूं एक प्रश्न लेके चलते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक संख्या लिखी मैंने 25357 और मैं आपसे पूछूं इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 के 2 स्थानीय मान बने, एक तो बना ये 5 0 0, दूसरा बना 5 0, क्योंकि 5 तो 2 स्थान पे है, देखो यहां भी है और यहां भी है, 5 की पोजीशन 2 जगह बन रही है, इसीलिए क्या है कि 5 का स्थानीय मान पूछा गया तो 5 के 2 स्थानीय मान बने। कभी कभार ये पूछ लेता है कि 5 के स्थानीय मानों का योग क्या, यानी कि सम क्या होने वाला है, ठीक है ना, या सबट्रैक्ट क्या होने वाला है, यानी कि इनका घटाना क्या होने वाला है। कभी कभार प्रश्न ये भी आ जाता है, जैसे मैंने मानो एक संख्या लिखी 2 3 4 5, मैं आपसे पूछता हूं कि 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। देखो 4 का स्थानीय मान तो 4 0 हो गया, और 4 का जातीय मान क्या था भाई, 4 का जातीय मान 4 ही था, और मैं आपसे पूछता हूं इनका योग क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका उत्तर 44 आने वाला है। स्थानीय मान संख्या पर डिपेंड रहेगा और जातीय मान कभी भी किसी नंबर का किसी दूसरी संख्या पर डिपेंड नहीं रहेगा, यानी कि जाति कभी चेंज नहीं होती है, स्थान संख्या के अनुसार बदलते रहते हैं, सीधा इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्या होती कितनी प्रकार की हैं और किस तरीके से यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे ये कह रहा है, देखो नंबर 1 होगी आपकी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, तो आप इससे सीधा प्राकृतिक संख्या को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं या गिनने योग्य संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनने योग्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब सीधा एक लॉजिक है कि अगर गिनने योग्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं तो गिनती कहां से स्टार्ट होती है एक छोटे बच्चे के लिए, तो आप कहेंगे 1 से। इसका मतलब प्रश्न ये बन गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखो इसमें कहा गया है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं रखा गया है, यानी कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम संख्या को 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसीलिए 1 प्रारंभ की या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 1 से प्रारंभ होंगी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, और प्राकृतिक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होंगी। और इसने एक नई लाइन जोड़ी है, इसने कहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। ये बात भी आप हमेशा याद रखना, यहां से प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 1 है। और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अभी 1 ही है। और यहां से प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे मानो कह देता है कि 3n की पावर 4 और डिवाइड बाई 9, और ये आपसे कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n की वह न्यूनतम वैल्यू या n का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसे हम यहां रखने पर संख्या को 9 से पूर्णतः विभक्त कर सकें, संख्या को हम पूर्णतः विभक्त कर सकें। ठीक है, तो यहां आपको प्राकृतिक संख्या का पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो गिनने योग्य संख्या होती है या जो छोटे बच्चे को सिखाई जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो 1 है। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होंगी, क्लियर हुआ। और शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। चलते हैं आगे। अगली आ गई होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। पूर्ण संख्या क्या है, तो देखो पूर्ण संख्या का सीधा लॉजिक है, क्या प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को और लगा देंगे, या प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उनके समुच्चय को W से प्रदर्शित, देखो W का तो सीधा लॉजिक है, W क्यों आ रहा है, क्योंकि होल नंबर। ठीक है, इससे पहले जैसे हम जा रहे थे
प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको इसे हम कैसे प्रदर्शित कर रहे थे, एन से। तो कभी कभार क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण नंबर बोला जाता है, या पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है ना। ये कह रहा है शून्य सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये बात आपकी क्लियर है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, पर शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या जरूर है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, पर शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या जरूर है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले तो शून्य है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो आपकी कितनी है, तो 1 है। आगे पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक का सीधा लॉजिक है, पूर्णांक को मैं यहां थोड़ा सा समझाता हूं। देखो पूर्णांक क्या है, देखो यहीं से देखे ले रहे हैं। अब ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा में यहाँ शून्य हो गए और इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए और इधर सारे नेगेटिव हो गए। अब नेगेटिव कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव कहाँ तक है, वो भी अनंत तक, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकती हैं वो सभी की सभी क्या होंगी, वो सभी की सभी पूर्णांक कहलाएंगी। पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, तो पूर्णांक हो गए 3 प्रकार के, एक तो शून्य हुआ और एक धनात्मक हुए और एक ऋणात्मक हुए। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य को क्या है, धनात्मक पूर्णांक में लिख दिया जाता है। जैसे यहां ये कह रहा है पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, इसमें इन्होंने शून्य को नहीं रखा है, शून्य को अलग से लिख दिया है। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को आई प्लस का मतलब ये है इंटीजर नंबर, आई पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव लिखा है, ये आई प्लस है, आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इनके समुच्चय को इंटीजर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। देखो शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, इसीलिए शून्य को अलग से रखा गया है। ये कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम और धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। तो आपका सीधा लॉजिक है कि पूर्णांक कितने प्रकार के हैं, तो पूर्णांक है 3 प्रकार के, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक क्या है, जीरो। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, जीरो। अगर आपसे करी जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा पूर्णांक आप जीरो लेकर चलेंगे, क्योंकि जीरो से नेगेटिव वाली माइनस में अनंत भी जाएगा, पर माइनस वाले को काउंट कभी नहीं करते हैं, इसीलिए होल नंबर जो होता है वही सबसे छोटा पूर्णांक भी कहलाता है, ठीक है। अब आगे बात सम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती हैं। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि सम संख्या क्या है, तो सम संख्याओं को इन्होंने लिखा है, ये कह रहा है ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अब देखो सम संख्या में क्या है, 2 4 6 8 24, या इससे अलग भी कोई संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं एक संख्या मैंने लिखी 2 4 3 1 7 8, मैं आपसे पूछूं क्या एक सम संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ एक सम संख्या है, भाई ये इवन नंबर है। क्यों है, क्योंकि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और सम संख्या कभी भी चेक नहीं करनी, सम संख्या में केवल इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट, कि उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, केवल यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे। अगर इकाई अंक उस संख्या का 0 2 4 6 8 में से कुछ है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी और वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। ये कह रहा है प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक होता है। भाई सीधा लॉजिक है, यही आ रहे हैं बार बार, कितनी भी बड़ी संख्या ले लेना, इकाई अंक में से अगर इनमें से कुछ बना है तो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखो आगे कह रहा है विषम संख्याएं, ऑड नंबर, विषम संख्याएं। देखो विषम में और अभाज्य में अंतर है, जो यहां बढ़िया से समझ में आएगा अभी। ये कह रहा है वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी विषम संख्या कहलाएंगी, जैसे 1 3 5 11 17। अब देखो प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 3 5 7 9, इनमें से ही कोई अंक होगा। यानी कि बार बार आप कोई भी अंक लेना, इनमें से ही कोई अंक होगा जो इनका इकाई अंक होगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक संख्या मैंने लिखी 2 3 4 1 7 1, मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या विषम है, तो आप केवल लास्ट वाले यानी कि इकाई अंक को देख लें। अगर इकाई अंक इनमें से 1 3 5 7 9 में से कुछ लिखा है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएंगी। विषम, देखो जो संख्या सम नहीं है वो विषम होगी,
सीधी सीधा सा लॉजिक है कि आधी संख्या सम होती है और आधी ही विषम होती हैं। जो 2 से कट गई वो सम, और जो 2 से नहीं कटी वो विषम। जो 2 से नहीं कटी वो सारी की सारी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। आगे आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये कह रहा है वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अन्य गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, देखो 4 का गुणनखंड है 1 गुणा 4 और दूसरा है 2 गुणा 2। तो देखो 1, 2 और 3, इसके 4 के कितने गुणनखंड बने, 3 गुणनखंड बन गए ना। तो इसीलिए क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो भी वो 4 ही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाएगी तो 4 है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो आपकी क्या है, 4 है। इसने कहा एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। इसने कहा भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं। बात क्लियर है, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि अगर मैं 9 को लेता हूं तो 9 1 गुणा 3 से भी बना है, 1 गुणा 9 से भी बना है और 3 गुणा 3 से भी बना है। और इसकी परिभाषा ने एक बात बताई, कम से कम एक गुणनखंड अतिरिक्त हो, यानी कि अपने आप से भी कटे और एक से कटे, उससे अलग किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे यहां लिखा है 21 के जो गुणनखंड बन रहा है 21 गुणा 1 तो बन ही रहा है, 3 गुणा 7 भी बन रहा है। इसका मतलब 21 को काटने वाली तो 4 संख्या हो गई। और उसने कहा कि भाई 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, भाई एक अपने आप से कटे और एक से कटे और उससे अलग किसी भी संख्या से कट जाए, तो संख्या क्या कहलाएंगी, वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहां से प्रश्न यह आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ये है जो यहां लिख दिया है, मैंने अलग से हाईलाइट करा दिया है। ये कह रहा है एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये बात याद रख लेना, एक से प्रश्न पूछा जाता है कि एक भाज्य है या अभाज्य, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आती है बात अभाज्य संख्याओं की। ये अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, यहां से थोड़ा सा कट गया ये, इसमें देख लेंगे, किसी अन्य संख्या से, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या ये मैं कह सकता हूं कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, मैं लिखे दे रहा हूं केवल 2 गुणनखंड हो। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वे संख्या क्या कहलाएंगी, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी, यानी कि प्राइम नंबर, वे संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये संख्या वो होंगी जो केवल अपने आप से घटेंगी, क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। इसे मैंने हाईलाइट करा दिया, इंपोर्टेंट नोट है। और जो हाईलाइट कराए उन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। जैसे कि आर्मी का एग्जाम है ना भी, तो वहां प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, अग्निवीर वाला। ये कह रहा है केवल 2 ऐसी सम संख्या है, या मैं कह सकता हूं केवल 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, तथा इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है। इससे अलग, 2 से अलग कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या वो सारी की सारी विषम है। 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सारी की सारी कैसी होंगी, विषम होंगी। 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सारी की सारी कैसी होंगी, विषम। प्रश्न यहां ये आ जाता है कभी कभार, ये आपसे पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो मैं इसे लिखवा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप लिख लेना 1 से 50 तक है 15 अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य, ये प्रश्न ये भी आया हुआ है, 1 से 70 तक कितनी है, तो ये 19 है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये 25 है। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी 46 है। और 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपकी 95 है। और अगर पूछ ले 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपकी 168 है। 168 है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट रहेगा, इन्हें आप याद कर लेना। प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। तो 1 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी है, वो आपकी 19 है। 1 से 70 तक कितनी, 19। मैं आपसे कहूँ 1 से 50 तक कितनी है, तो 15 है।
1 से 70 तक कितनी है 19 है, 1 से 100 तक कितनी है 25 है, 1 से 200 तक कितनी है 46 है, 1 से 500 तक 95 और 1 से 1000 तक कितनी है 168 अभाज्य संख्या होती है। तो प्राइम नंबर से यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अभाज्य संख्या कितनी कितनी होती हैं। देखो ट्विंस अभाज्य संख्या की जब बात आए ना, तो ट्विंस का मतलब है जिनका गैप 2 का हो, जैसे 2, 3, 5, 7। मैं आपसे पूछूं इनमें ट्विंस अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ट्विंस अभाज्य संख्या का पेयर देखो, एक तो ये बन गया 3 और 5, अगला क्या बन गया 5 और 7। तो ट्विंस अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें गैप 2 का हो, जैसे मैं आपसे कहूं 11 और 13, जैसे मैं आपसे कहूं 17 और 19, जैसे 17 और 19, जैसे कि मैं आपसे कहूं 41 और 43। तो ट्विंस अभाज्य संख्या है, यहां से कभी कभार प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो इसे भी आप देख लेंगे एक बार। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगली आ जाती है सहभाज्य संख्या क्या होती है। देखो सहभाज्य संख्याओं की क्वालिटी है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या, अब देखो उसने लाइन जोड़ी है प्राकृतिक, और प्राकृतिक संख्या क्या है जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है, जिनमें एक के अतिरिक्त उसका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि जिन संख्याओं का HCF, उभयनिष्ठ का मतलब यही है कि जिन संख्याओं का HCF कितना हो, केवल 1 हो, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब जरूरी नहीं है सहभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य ही होंगी, जैसे इसने बोला है सहभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है, हो सकता है दोनों अभाज्य हो सकता है दोनों अभाज्य ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं 21 और 23, इसमें मैंने एक प्राइम नंबर लिया है पर इनका HCF कितना है 1 है, तो ये सहभाज्य होंगी। जैसे मैं आपसे कहूं 21 और 25, इनका HCF भी 1 है, तो ये भी सहभाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं 22 और 23 या 22 और 21, इनका HCF भी 1 है, तो ये भी क्या होंगी सहभाज्य संख्या होंगी। जरूरी नहीं है कि सहभाज्य संख्या सम हो या विषम हो, बस एक बात क्लियर है कि जिन संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा वो संख्या क्या कहला जाएंगी, वो सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। यहां से प्रश्न इस तरीके से आते हैं, 4 ऑप्शन देता है A, B, C और D। आपसे पूछता है निम्नलिखित में से सहभाज्य संख्याओं का पेयर कौन सा है। जैसे मैं आपसे कहूं 41, 82, जैसे 37, 74, जैसे 18, 19, जैसे 19, 57। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या होगा 18, 19 का पेयर बन गया, क्योंकि इनका HCF 1 है, क्योंकि 41 से 82 कट जाता है, ये सहभाज्य नहीं होंगी। 37 दूनी 74 कट जाता है, सहभाज्य नहीं होंगी। 19 से 57 कट गया, ये भी सहभाज्य नहीं होंगी। तो सहभाज्य का एक सीधा लॉजिक है, जिन संख्याओं का HCF क्या होगा 1 होगा, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। आगे आती है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए आप याद रखेंगे जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का रूप मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएंगी, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे 3/5, 7/9 या 11/22 या 15/17 या 5, 7 कोई भी संख्या हो। जैसे उसने कहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि जितनी भी पूर्णांक हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जैसे मैं आपसे कहूँ 22/7 परिमेय है, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 परिमेय है, जैसे 0 परिमेय है, ठीक है, या 1.5 ये भी परिमेय है, अंडर रूट में 16 ये भी परिमेय है। यानी कि जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। बस इसमें एक बात याद रखना कि अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय याद कर लो, उसके बाद जो बच गया वो सब परिमेय में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपरिमेय की परिभाषा ने बताया कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 हो जाएगा तो अनंत में बदल जाएंगी संख्या। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 इत्यादि। जैसे उसने कहा पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपके लिए इंपोर्टेंट नोट है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, पर 22/7 नहीं है, उसने कहा
पाई का जो 22/7 मान है वो सन्निकट है, यानी कि लगभग में मान लिया हुआ है। अगर 22/7 लिखा जाए तो परिमेय में जाएगा, और अगर पाई लिखी आ जाए तो अपरिमेय में। पाई आ जाए अंडर रूट से, अंडर रूट में ऐसी संख्या लिखी हो जो बाहर ना आ पाए, जैसे अंडर रूट 7 हुआ, अंडर रूट 21 हुआ, या अंडर रूट 27 हुआ। कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ पाती वो संख्या क्या कहलाएंगी, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर अंडर रूट 16 लिखा है तो इसका मतलब तो 4 होता है, और अगर 4 है तो परिमेय में चलेगी। अगर अंडर रूट 25 लिखा है तो इसका मतलब तो 5 है, तो ये परिमेय में चलेगी। जैसे मैं आपसे कहूं अंडर रूट 49, इसका मतलब 7 है, ये परिमेय होगी। और अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट 47, तो रूट से बाहर नहीं आ पाई ना, पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। देखो ये बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका पेयर कंप्लीट है अपना 7 के साथ के साथ। भाई 7 7 49, जिसका पेयर कंप्लीट हो जाता है वो संख्या बाहर आ जाती है, वही है रूट, ठीक है ना। अब जैसे अंडर रूट 47, तो ये किस में चली जाएगी, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं में चली जाएगी। अब आता है अगला, वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो। तो यहां से प्रश्न ये आ सकता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या के साथ क्या है, दूसरी वास्तविक संख्या भी है। क्योंकि वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को अपने ऊपर अपने अंदर निहित कर ले, वो संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्या के समुच्चय को आर से, रियल नंबर से प्रस्तुत करते हैं। इस बात का कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, पेपर में चांसेस थोड़े से कम है आने के इसके। बस आप इसे बात को याद रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय के साथ वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही पार्ट है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे एक पिता है, इसके 2 पुत्र हैं, परिमेय और अपरिमेय, तो जो इनकी संतान होगी वो इसमें तो अपने आप काउंट हो गई, ठीक है ना। भाई अगर इसके पास 10 बीघा खेत है और इनके 5 आए, तो मैं कह सकता हूं इसके पास कितना था, तो आप कहेंगे दोनों के पास 5 है, इसका मतलब इनके पास 10 रहा होगा। तो ऐसे ही यहां अगर आपसे पूछ ले पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय ऑप्शन ना हो, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या लिखा हो, तो आप पाई को क्या लगाएंगे, पाई एक वास्तविक संख्या भी है, पाई एक वास्तविक संख्या भी है। चलो बाकी मिलेंगे, जो ये प्रश्न है विभक्ति के नियम, इन्हें मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। बाकी इसी मेहनत के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।